हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा फोर्थ डे है और फोर्थ डे में हम एब्स की एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने लेग्स का चार्ट बनाया था, फिर उसके बाद में कार्डियो का, फिर उसके बाद में बैक बाइसेप का। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एडवांस लेवल का है। ओके, इससे पहले हमने बिगिनिंग लेवल का वर्कआउट चार्ट कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे वर्कआउट प्लान करते हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हमने इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट कैसे बनता है, उसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, जो स्प्लिट होता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी में, और जो बिगनिंग लेवल का रहता है वो फुल बॉडी वर्कआउट होता है। एक वीक में 3 बार रिपीट होता है, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग। फिर जब आप इंटरमीडिएट का करते हैं तो उसमें 2 बार रिपीट होता है, अपर बॉडी लोअर बॉडी, फिर कार्डियो एब्स, फिर अगेन फिर से अपर बॉडी लोअर बॉडी कार्डियो एब्स, फिर एक दिन का रेस्ट। ऐसा करके हमने बिगिनिंग लेवल का और इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट चार्ट बनाना सीखा है। अब इसके बाद में हम तीसरा जो है एडवांस लेवल का वर्कआउट प्लान कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम है ना इसको एक एक करके पर डे पे, मतलब एक दिन आपको कौन सा वर्कआउट करना उसके बारे में एक एक चैप्टर करके कवर कर रहे हैं। तो हमने ये पहले फर्स्ट डे वाला कवर किया, उसमें लेग्स से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कितना सेट लेना चाहिए, कितना रेपिटेशन मारना चाहिए, इससे रिलेटेड डिस्कशन किया था, जिसमें कि लेग्स का वर्कआउट चार्ट आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं एडवांस लेवल पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। ओके, और फिर उसके बाद में सेकंड डे था अपना कार्डियो का। तो कार्डियो में कितना आपको कार्डियो करना चाहिए, एडवांस लेवल पे कितना सेशन कार्डियो को देना चाहिए, किस इंटेंसिटी का लेवल क्या होना चाहिए, कितनी देर भागना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट बेटर है, इंडोर आउटडोर, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद में बैक बाइसेप्स। ओके, तो बैक बाइसेप की जितनी भी एक्सरसाइजेज है हमने वो कवर की थी। ओके, अब आज फोर्थ डे है, तो आज हमारा जो चौथे दिन का जो वर्कआउट शेड्यूल है वो है एब्स का, कोर ट्रेनिंग से रिलेटेड। ओके, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा रहेगा जिम में ज़्यादातर लोग जो एडवांस लेवल का वर्कआउट करते हैं, हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं, वो ज़्यादातर ये वाली एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं, एब्स से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो या तो वो पूरा वर्कआउट सेशन ख़त्म करने के बाद में 10-15 मिनट थोड़ा क्रंचीज मार लेंगे, या फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट कार्डियो कर लेंगे। ऐसा वो कार्डियो ट्रेनिंग को और एब्स वाली ट्रेनिंग को इतना इग्नोरेंस में लेते हैं, जबकि ये भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोर मसल को हम डायरेक्टली ट्रेन नहीं करेंगे तो कभी भी वो कोर मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, उसका मसल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा रहेगा किसी किसी का एब्स पतला होता है और किसी का एब्स जो है इतना मोटा मोटा थिक एब्स होता है। तो उसका यही रीज़न है कि अगर आप कोर मसल में जितने भी आपके मसल ग्रुप में जितने भी मसल्स हैं उनको अगर आपने डायरेक्ट ट्रेन नहीं किया है तो फिर उसका वॉल्यूम साइज नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी हम अनसपोर्टेड एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रक्चरल पावर मूवमेंट करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लाइक जैसे ओवरहेड प्रेस हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, जो अनसपोर्टेड एक्सरसाइज, जो हेवी ट्रेनिंग, जो पूरा वर्टिकली लोड आता है अपने स्पाइन के ऊपर, उसकी वजह से आपके कोर मसल को एंगेजमेंट मिलता है, कोर मसल उसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसका साइज इतना नहीं बढ़ता। तो वैसे तो अगर आप हमेशा वर्कआउट करते रहें, कभी भी एब्स का वर्कआउट नहीं करेंगे और आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप होएगा तो एब्स तो वैसे ही दिखने वाला क्लियर, कोर मसल्स पूरा एकदम, जितने भी मसल्स आपका ऑब्लिक वगैरह और ये रेक्टस एब्डोमेन सब क्लियर दिखेगा, लेकिन ये कितना मोटा होएगा, कितना थिकनेस होएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने इसको डायरेक्ट ट्रेनिंग कितना दिया और किस इंटेंसिटी के लेवल पे। और एक दूसरी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बहुत सारे लोग एडवांस लेवल का वर्कआउट करते हैं तो वो डेड लिफ्ट और स्क्वाट में 2-2, 3-3 मैक्स रैप वाला सेट बनाते हैं, लेकिन जब एब्स की बारी आती है तो वर्कआउट के बाद में एक तो 10-15 मिनट टोटली वो एब्स एक्सरसाइज को देते हैं और उसके अंदर भी वो 15, 20, 25, 30 रिपीटेशंस मारते हैं क्रंचेज में। तो ये एब्स का एक्सरसाइज में तो उनका इंटेंसिटी है वो एकदम बिगिनर जैसा है, और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एडवांस लेवल का, इसकी वजह से वो प्रोपोर्शन गड़बड़ हो जाता है। और कोर ट्रेनिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन को छोड़ के जितने भी हैं, आपके ये वाला एरिया जो है इसमें है आपका स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी वगैरह, सारे वाइटल ऑर्गन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये एरिया में है। और पूरी बॉडी के अंदर
पूरे जो हमारा जो स्केलेटल है, पूरा जो बोन है, उसके ऊपर एक मसल का लेयर होता है, तो सब जगह से प्रोटेक्शन है। लेकिन ये पूरा एक ऐसा एरिया है आपका एब्डोमिनल कैविटी वाला जो खोखला पार्ट है आप देखेंगे किधर भी आप मारेंगे ऐसा तो आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही कोई पेट में पंच मारने लगेगा तो हम लोग कैसा एकदम टाइट करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी कुछ इम्पैक्ट आया तो अंदर डैमेज होने के चांसेस हैं। इसीलिए नेचर ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि आप देखेंगे बॉडी के ऊपर जितने भी स्केलेटन, जितने भी बोन्स हैं जॉइंट के आजू बाजू जितने भी मसल्स हैं वो एक सिंगल लेयर में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेयर में रहेगा। यहाँ पे कोर मसल इतने सारे लेयर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ एक आपका एब्स वाला मसल्स है, फिर उसके नीचे एक आपका ऐसा ट्राइंगल में ऑब्लिक है, फिर उसके पीछे एक और ऐसा हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक है, फिर उसके एकदम एंड में एक बेल्ट है, नेचुरल बेल्ट, जो सारे जितने भी स्टमक के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है उसको ऐसा ब्रेशिंग करके रखता है। ट्रांसवर्सस एब्डोमेन बोलते हैं, नेचुरल बेल्ट होता है, जिसके लिए हम प्लैंक का ट्रेनिंग करते हैं। प्लैंक करते हैं, साइड प्लैंक, फ्रंट प्लैंक, तो प्लैंक की वजह से वो मसल्स को हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर बाकी जितने भी मसल्स है उनका काम कॉन्ट्रैक्शन का है, ऐसा मतलब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, वो उसका लेंथनिंग कम होएगा, ज़्यादा होएगा। लेकिन ये पहला ऐसा मसल है जिसकी एक्सरसाइज में हमको मूवमेंट नहीं करना रहता, सिर्फ ऐसा होल्ड करके रखते हैं प्लैंक में, क्योंकि ये मसल का फंक्शन ही ऐसा होल्ड करने से रिलेटेड है। ओके, तो इसका अपन प्लैंक कैसे करते हैं, क्या फॉर्म टेक्निक रहता है, कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे उसका इंटेंसिटी बढ़ता है, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है प्लैंक का, आप उसमें जाके देखिए। बेसिक प्लैंक का है, एडवांस लेवल के प्लैंक का है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं। अभी यहाँ पे हम जो बात करें कोर ट्रेनिंग की, ओके, तो ये तो हो गया कोर ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस। ओके, अब कोर ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है तो कैसे करना चाहिए, इसलिए हमने एक सेपरेट डेज रखा है। वैसे नॉर्मली 3 डेज का कार्डियो रहता है और 3 डेज का ट्रेनिंग रहता है, लेकिन एक हमने कार्डियो का एरोबिक एक्सरसाइज हटा के एक पूरा सेपरेट ऐप दिया। इसमें आपको 1 घंटा वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी के साथ में, जिस लेवल का इंटेंसिटी आपका वेट ट्रेनिंग में होता है उसी लेवल का इंटेंसिटी के साथ में आपको एब्स करना। अगर आप 10 रिपीटिशंस मार रहे हैं स्क्वाट और डेडलिफ्ट में, तो आपको एब्स की एक्सरसाइज में भी जितनी भी एक्सरसाइज होती है, चाहे वो आपका फॉरवर्ड क्रंच हो गया, रिवर्स क्रंच हो गया, साइड फ्लेक्शन हो गया, ट्रंक रोटेशन हो गया, प्लैंक हो गया, सब में प्लैंक में टाइमिंग देख लेंगे, उसमें इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं वो भी आपको प्लैंक की वीडियो में मिल जाएगा, जो मैंने पहले से बना के अपलोड किया है। तो उसमें भी इतना ही रेपिटेशन होना चाहिए आपका, फॉरवर्ड क्रंच और ये वाला जो क्रंच जितना भी मारते हैं सब में 5 से 10 रिपीटेशन ऐसा इंटेंसिटी होना चाहिए। अगर आप 10 रिपीटेशन समझो, दूसरे एक्सरसाइज में आपने 10 रिपीटेशन लिया है और एब्स में 10 रिपीटेशन ईजी जा रहा है और उससे ज़्यादा आप मार पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंटेंसिटी बढ़ाना है। एब्स के अंदर इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा, ये एब्स के जो हमारे दूसरे वीडियोज हैं, कोर ट्रेनिंग की वीडियोज हैं, जिसमें आपको आगे वाला क्रंच कैसे करते हैं, फ्लेक्शन कैसे करते हैं, रोटेशन कैसे करते हैं, सबका एक सिंगल डिटेल के साथ में एक्सप्लेनेशन करके मैंने वीडियो बनाया है। आप जाके वो देखेंगे ना कोर ट्रेनिंग या एब्स की एक्सरसाइजेस के बारे में, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी ये कोर ट्रेनिंग कैसे करते हैं, पूरा जो आपका एक सेशन रहेगा एडवांस लेवल पे, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें भी वार्म अप जरूरी है, आपको ट्रेनिंग करें उससे पहले फुल बॉडी का वार्म अप होना चाहिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले एब से, रेक्टस एब्डोमिनल करके, जो अभी देखिए इसमें 4-5 एक्सरसाइज मेन होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना, फॉरवर्ड क्रंच और रिवर्स क्रंच, ये दोनों जो है ये दोनों सेम ही होते हैं। आप अगर इसमें क्या है कि जो आगे का जो मसल है, पूरी बॉडी में बहुत लिमिटेड ऐसे मसल्स होते हैं जिनका डबल ओरिजिन होता है। ओके, ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है, समझो ये एक बाइसेप मसल है, तो अभी इसका ये एक मुंह यहाँ पर, एक मुंह यहाँ पे, तो ये यहाँ से जनरेट हुआ है और यहाँ जाके लगा है। तो ये ओरिजिन वाला जो एरिया है, ये ओरिजिन इस इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है। तो ओरिजिन कौन सा, इंसर्शन कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है, पहला ये चीज़ है। दूसरा, ओरिजिन जो है वो मोटा रहेगा, थिक रहेगा, चौड़ा रहेगा, और जहाँ इंसर्ट हो रहा है जाके वो मसल दूसरी बोन पे जॉइंट क्रॉस करके, वो पतला रहेगा, छोटा रहेगा। तो इंसर्शन हमेशा पतला छोटा रहेगा, ओके, और ओरिजिन जो है बड़ा रहेगा। तो ऐसे ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है। ओके, लेकिन ये एब्स का जो पहला ऐसा एक्सरसाइज है रेक्टस वाला, ओके, ऐसे रफ मैं बनाता हूँ जैसे,
समझ लीजिए ये आपका ये एब्स वाला आगे वाला मसल है, ये समझो 6 पैक बना दिया मैंने। ओके एक वर्टिकल लाइन कर दिया। ओके सॉरी फॉर दिस बैड ग्राफ। ओके तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी इसका ओरिजिन है और यहाँ पर भी ओरिजिन है। ये ऐसा मसल है जिसका 2 ओरिजिन है, और जिसका 2 ओरिजिन होता है उसको आप किसी दोनों तरफ से ट्रेन कर सकते हैं। ओके क्योंकि अभी मैं बाइसेप्स को अगर ऐसा मूवमेंट करता हूँ तो ये बाइसेप ये इंसर्शन इसको इस तरह भी खींचेगा, लेकिन ये जो एब्स वाला मसल है सबसे ऊपर वाला जो रेक्टस एब्डोमिनल जिसको बोलते हैं, वर्टिकल वाला मसल है, जो यहाँ पे ऐसा वो लीनियर एल्बो वाला लाइन बना हुआ है, वो ऐसा फाइबर जिसकी वजह से वो किसी का 6 दिखता है, किसी का 8 दिखता है। ओके तो इसका काम क्या है, टोर्सो को ऐसा ट्विस्ट कराने का। ओके टोर्सो को ऐसा स्क्वीज कराने का। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जब भी हम लेग रेजेज कर रहे हैं या कोई भी और एक्सरसाइज, तो आपका अगर हिप के अंदर फ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब एब्स काम नहीं कर रहा है। एब्स कभी काम करेगा जब आप टोर्सो को राउंड कराएंगे, तभी ऐसा स्क्वीज कराएंगे, तभी आपका एब्स का मसल काम करेगा। तो बहुत सारे लोग जब बेंच पे एब्स करते हैं तो वो स्ट्रेट करके उठ के ऊपर आते हैं, वो भी गलत है। और अगर आप लेग रेजेस कर रहे हैं तो लेग समझो आप अगर फ्लैट है और फ्लैट से लेके 90 डिग्री तक ऐसे लेके आ रहे हैं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आता है लेग, उसमें आपका हिप फ्लेक्सर काम करता है और क्वाड्रिसेप आपका अपर थाई का एक बड़ा मसल जो बायआर्टिकुलेट है वो उसमें हेल्प करता है, लेकिन एब्स काम नहीं करेगा। एब्स काम कभी करेगा जब आपका हिप जॉइंट लेग्स का 90 डिग्री होके अब इसके बाद में जो आप उठाते हैं तब जाके वो एब्स का मसल नीचे की तरफ से काम करेगा। तो इस एब्स ये वाला जो पहला मसल है रेक्टस एब्डोमिनल, इस रेक्टस को आप 2 तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ओके रेक्टस एब्डोमिनल को 2 तरीके से, आप ऊपर से भी कर सकते हैं ये फॉरवर्ड क्रंच मार के, और नीचे से भी कर सकते हैं लेग्स अपना बुटोक जो है उसको ऐसा उठा के, हिप को ऐसा उठाएंगे। हिप जॉइंट को लॉक करना है, लेग्स को पहले जैसे 180 डिग्री, लेग्स को पहले 90 डिग्री करना है, उसके बाद में उठाना है पूरा लोअर बॉडी अपना हिप के साथ में ऐसा ट्विस्ट कराएंगे तभी जाके वो मसल काम करेगा। ओके तो इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉरवर्ड क्रंच, चाहे ये क्रंच कर रहे हैं चाहे नीचे से लेग रेजेस कर रहे हैं, उसमें सेम ही मसल काम करता है, वो है आपका रेक्टस एब्डोमिनल। तो पहला ट्रेनिंग किसका हो गया, रेक्टस एब्डोमिनल का। आगे वाले जो बड़ा वर्टिकल एब्स है उसका पहला ट्रेनिंग आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला एक्सरसाइज। अब देखिए जो फॉरवर्ड क्रंच है ये आगे वाला, इसमें कितने वेरिएशंस होते हैं और कौन सा अच्छा है। ओके एक तो होगा पार्शियल क्रंच, मतलब हाफ क्रंच मारते हैं, फ्लोर पे लेट के आधा उठते हैं, पूरा नहीं। ओके और दूसरा है फुल क्रंच जिसमें आप पूरा उठते हैं। तो आपका जो पैर है या तो कहीं नीचे बेंच के नीचे कहीं पे भी लॉक करेंगे, एंकरिंग करेंगे, या फिर कोई पार्टनर रहेगा तो पैर के ऊपर जैसे सपोर्ट रहेगा ताकि पैर उठे नहीं और हम क्रंचेज करते हैं। ओके तो ये हो गया आपका फुल क्रंचेज। फिर एक आता डिक्लाइन बेंच के ऊपर। एक तो जिम में स्पेशल बेंच भी होता है क्रंचेज करने के लिए जिसका थोड़ा थोड़ा ऐसा एंगल बढ़ा सकते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप इंक्लाइन बेंच जो है उसके ऊपर ऐसे ऐसे एंगल बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप फ्लैट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा बढ़ा तो ऐसा करके इसको आप पहले समझो फ्लैट किया 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री किया, फिर 30 डिग्री किया, फिर 45 डिग्री किया, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा डिग्री बढ़ा के आप अपना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसमें। अगर समझो आपको एकदम 0 पे 15 जा रहा, 10 से 15 रिपीटेशन जा रहा तो आप बढ़ाएंगे 15 डिग्री, फिर करेंगे, फिर 15 डिग्री, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं मारना, 10 के बाद रुक जाइए आप, फिर से बढ़ाए। तो जब अगर 45 डिग्री एकदम ऐसा होने के बाद में भी अगर आप उठ पा रहे हैं, हाथ पीछे लॉक करके उठ पा रहे हैं, क्योंकि आप हाथ खुला रखेंगे तो एक तरह से चीटिंग होएगा, तो आप हाथ लॉक करके ऐसा अगर उठ पा रहे हैं, प्रॉपर मूवमेंट्स, आपके स्पाइन को राउंड करके उठ रहे हैं, टॉर्सो को राउंड करके उठ के ऊपर आ रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका 45 डिग्री पे आराम से जा रहा 10-15 रिपीटेशन, तो फिर आपको हैंगिंग वाला स्टार्ट करना है। ओके ये बारबेल पे ऐसा पैर को लॉक करके ऐसा उठने का उल्टा, ठीक है। तो ये अब ये यहाँ पे आपका 5 से 10 रिपीटेशन कितना जाता है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ आप 10-15 रिपीटेशन मार पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर आप एक्चुअल में एडवांस लेवल का वर्कआउट करें तो आराम से 5 से 10 रिपीटेशन यहाँ पे जाना चाहिए। ओके तो ये तो आपको एक एग्जाम्पल दे कि कैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं एब्स की एक्सरसाइज में एडवांस लेवल पे। ओके तो सबसे बेस्ट कौन सा है इनमें से,
हैंगिंग वाला क्रंचेज। इसमें आपको स्विंग नहीं करना, नीचे जाके कंट्रोल में फिर रुक के फिर ऊपर आना है। बहुत सारे लोग नीचे जाते हैं स्विंग करके फिर ऊपर आते हैं स्विंग करके, तो उससे भी एक तरह से चीटिंग ऐसे हेल्प मिलता है वो स्विंगिंग मूवमेंट से। ओके, और फिर है केबल। बहुत सारे लोग केबल पे भी करते हैं, जैसे केबल को पकड़ के नीचे बैठ के घुटने के बल और ऐसा वाला क्रंच करते हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है। और इसमें आपके थोरेसिक वाला एरिया ये वाला है, इस पे ज़्यादा आता है, आपका बाइसेप जल्दी थक जाएगा, प्रॉपर पोजीशन नहीं ले पाते हैं। तो इसकी बजाय आप हैंगिंग ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, पर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसमें अगर ये पार्सली, ये तो एकदम यूजलेस है, ठीक है। फुल क्रंचेज भी अगर ये तो बिगिनिंग और इंटरमीडिएट लेवल का हो गया। अगर यहाँ पे फुल कर रहे हैं और बिना किसी वेट के इंटेंसिटी कर रहे हैं तो फिर वो बिगिनिंग लेवल पे क्या किया, ठीक है। डिक्लाइन में यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ तक पहुँचना है, ये सबसे टॉप है, ठीक है। केबल पे इसका ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर केबल पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया, देखो अभी इसमें बहुत सारे ऐसे भी वेरिएशंस हैं जो यूजलेस है एकदम, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं एडवांस लेवल पे। उसमें एक हो गया है बाइसिकल वाला। बाइसिकल क्रंचेज में क्या होता है, ऐसा लेट के साइकिल चलाना, तो उसमें क्या हो रहा, पैरेलल मूवमेंट हो रहा लेग्स का। एक तो हिप फ्लेक्सर मसल काम कर रहा, एब्स का ये रेक्टस एब्डोमिनल काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका काम था टोर्सो को साथ ट्विस्ट कराने का। पैर कर आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो जॉइंट एक्शन क्या हो रहा, घुटना फोल्ड हो रहा और हिप फोल्ड हो रहा। तो घुटने का जॉइंट कौन फोल्ड कराएगा, क्वाड्रिसेप। हिप का कौन कराएगा, हिप फ्लेक्सर ग्रुप। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये बाइसिकल में क्रंचेज काम नहीं कर रहा है, वो मसल काम नहीं कर रहा है उसका। फिर है वेटेड वाला। तो अगर आप ये वाली पोजीशन इजी वे में कर सकते हैं तो आपको वेट लेके जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप वेट लेके उठते हैं फ्लोर से तो आपका थोरेसिक वाला जो अपर वाला एरिया है यहाँ पे ज़्यादा आता है, और जब उठने की कोशिश करते हैं तो आप स्पाइन को राउंड करके नहीं उठ सकते क्योंकि वो आगे वेट है। तो वो सीधा करके, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन वो सीधा स्ट्रेट रख के स्पाइन को फिर उठ के आते, तो उसमें हिप फ्लेक्सर मसल काम करता है, एब्स नहीं। इसलिए आपको वेटेड भी कैंसिल करना है, ठीक है। अब आता है वर्टिकल लेग। ओके, कुछ लोग लेग्स को स्ट्रेट करके फिर ऐसा हाथ टच कराते हैं, तो जब आपका हाथ ओपन है, पीछे नहीं है, तो भी एक तरह से चीटिंग है। और जब आप ये वाला करते हैं तो उसमें भी स्पाइन आपका स्ट्रेट रहता है। एक तो हाफ क्रंचेज हो रहा है और ऊपर से स्पाइन स्ट्रेट है और हाथ से स्विंगिंग मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब इंटेंसिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो आपको वर्टिकल लेग्स वाला भी नहीं करना है। एक बॉल पे करते हैं क्रंचेज, ये भी पार्शियल क्रंचेज फ्लोर पे करते हैं, उससे भी ज़्यादा ईजी, क्योंकि बॉल पे आपका बॉडी टॉर्सो जो है वो इंक्लाइन पोजिशन में रहता है। फ्लोर पे एटलीस्ट 180 डिग्री तक, तो थोड़ा बहुत तो चैलेंज मिलता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेकिन इसमें तो और भी जोर हो जाता है जब आप बॉल के साथ में करते हैं। तो क्योंकि उसमें तो कुर्सी पे बैठने जैसा इंक्लाइन है, तो अब यहाँ से अगर आप समझो, मैं अगर ऐसे में बैठा हुआ हूँ बॉल पे, स्विस बॉल पे, और मैं उठता हूँ तो एक तो बॉल बाउंस करके मेरे को धक्का मारा और ऊपर से एंगल ऐसा कि ये ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा, तो बॉल वाला तो एकदम बकवास है, ठीक है। तो बॉल वाला आपको करना नहीं है। अब इसके बाद में सीजर वाला, फ्लोर पे लेट जाएंगे बेंच पे और दोनों पैर को ऐसा ऐसा उठाएंगे अल्टरनेट, तो वो हिप फ्लेक्सर काम कर रहा है, उसमें एब्स काम नहीं कर रहा। तो ये भी एक तरह से मिथ है कि एब्स का एक्सरसाइज है, ठीक है। एक होता है बर्ड डॉग, वो फ्लोर पे लेट के और ये वाला एक हाथ को मतलब प्रॉन पोजीशन लेके आप ऐसा ऐसा मिले, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका लेग और आपका हाथ ग्रेविटी के पैरेलल क्रंच हो रहा है, उल्टा लेट के प्लैंक की पोजीशन में लेके पाँव पे। तो वो कैसा हो गया, जैसे हम कैमल कैट करते हैं तो कैसा पोजीशन लेते हैं, सेम पोजीशन में एक घुटने को और एक एल्बो को स्टमक की तरफ लेके आएंगे, तो वो क्या हो रहा, पैरेलल हो, उसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा, राइट। तो ये भी एकदम बकवास। अब आ गया रेजिस्टेंस बेंड। तो बेंड के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बेंड के साथ कभी करना जब आपके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बेंड के साथ कैसा, आप फ्लोर पे लेट जाएंगे और पीछे से बेंड को पकड़ के उठने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा इंटेंसिटी आपको देगा, लेकिन ये होम ट्रेनिंग या आउटडोर ट्रेनिंग के टाइम पर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है। माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या हो रहा, जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो पैर जो है ग्रेविटी के पैरेलल ऐसा ऐसा मूवमेंट हो रहा, ओके। एक तो हिप फ्लेक्शन, जब भी आपका पैर ऐसे ऐसे फोल्ड होता है तो हिप फ्लेक्सर काम करता है, एब्स नहीं, क्योंकि एब्स का जो मसल है उसका काम है आपके स्पाइन को ऐसे घुमाना, आपकी लेग्स को फोल्ड करना नहीं है, ओके। इसलिए आपको ये भी बकवास नहीं करना है। एब्स व्हील आपने देखा रहेगा, एक रोलर रहता है, एब्स रोलर रहता है, जिस पे लोग ऐसा पकड़ के रोल करते हैं। अब आप देखिए, वो सबको लगता है कि वो एब्स का एक्सरसाइज, लेकिन एक्चुअल में वो एब्स का एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें जॉइंट एक्शन देखेंगे, कोई भी एक्सरसाइज किस पार्ट का है, वो चाहे पुलिंग का, कौन सा मसल काम करा, इसके लिए हमेशा आपको क्या चेक करना है, जॉइंट एक्शन,
उस मसल में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जॉइंट का एक्शन क्या हो रहा। तो आप अगर देखेंगे रोलर का, ऐसे रोलर को घुमाते हैं तो उसमें ये मूवमेंट हो रहा है, ऐसा रोलर घूम के ऊपर जा रहा है, फ्लैट हो रहा बॉडी और फिर वापस आ। तो ये वाला मूवमेंट किस में होता है, बैक में होता है। लेटिसिमस डोर्सी का काम है इस आर्म्स को ऐसे खींचने का, जैसे हम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन करते हैं केबल के ऊपर, कैसा, ये वाला केबल पे करते हैं बैक के लिए। और जब उल्टा लेट जाएंगे, फ्लोर पे लेट जाएंगे और रोलर को करेंगे तो क्या हो रहा कि एब्स हो रहा, जबकि वो एब्स का नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो पूरा बॉडी का वजन नीचे कोलैप्स होने की कोशिश कर रहा है और हम वो रोलर के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाते, इसीलिए वो लोड आता है बैक पे। जैसे प्लैंक में कैसा लोड आता है, अगर हम प्लैंक पोजीशन में है और ऊपर कोई 10-20 किलो का वेट रख देगा तो वैसा ही फीलिंग आएगा जैसा रोलर पे आता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्स का मूवमेंट हो रहा। स्पाइन का मूवमेंट, स्पाइन राउंड होता है, उसमें रोलर में हम क्या करते हैं, या तो हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन होएगा या फिर आपका ये वाला। ओके, इसलिए आपको ये एब्स व्हील नहीं करना है। बारबेल और रोलर ये भी सेम ऐसा ही है, बारबेल पे दोनों तरफ प्लेट लगा के फ्लोर पे रोल कराते हैं, सेम ऐसा ही है, ये भी बकवास है। रशियन ट्विस्ट ये दुनिया का सबसे वाहियात एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट आप चेक करिए, पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और टोर्सो को रोटेट कराएंगे ऐसा ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा, ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा। आप कितना ही हेवी वेट ले लीजिए, हाथ में बॉल लीजिए, कुछ भी प्लेट लीजिए, डंबल लीजिए, लेकिन जब आप ऐसा घूमते हैं तो जो घूमने वाला मसल है उस पर लोड नहीं आएगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ ग्रेविटी मैच नहीं कर रहा है। जब तक ये क्रॉस मैच नहीं करेगा तब तक उस मसल पे लोड नहीं आएगा। अगर मैं ये हाथ है, मैं इधर से केबल को, इधर से केबल आ रहा है, उसको अगर ऐसे खींचता हूं तब जाके मेरा ये मूवमेंट में लोड आ रहा है। जो मसल मेरे को इधर घुमा रहा है उसको कौन रोक रहा है, एक केबल इधर से आ रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं हाथ में समझो 20 किलो का प्लेट ले लिया या 20 किलो का मैंने एक बॉल ले लिया, फिर मैं ऐसे से घुमा रहा हूं तो ये बॉल नीचे नहीं गिरे, उसके लिए मेरा कौन सा मसल इंगेज है, शोल्डर का या बाइसेप्स। अगर मैं ऐसे पकड़ा हूं तो बाइसेप्स इसको होल्ड करके रखा, ऐसे पकड़ा हूं तो मेरा शोल्डर मसल ये कोलैप्स ना हो इसके लिए। पर मैं होल्ड यहां कर रखा हूं और मूवमेंट कौन सा हो रहा है, ये वाला, तो ये मैच नहीं कर रहा। यहां होल्ड किया तो ये मसल को मैं लोड दे रहा हूं, मैं इसको नहीं दे रहा हूं। इसलिए आप कितना हेवी वेट पकड़ के ऐसा ऐसा घुमाते हैं तो कमर पे कभी भी नहीं आएगा, वो सिर्फ आएगा यहाँ पे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब भी आप करते हैं तो उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है बॉडी का या फिर ग्रेविटी के एकदम अगेंस्ट हो रहा है। ग्रेविटी के जितना अगेंस्ट एंगल रहेगा उतना ही वो इफेक्टिव रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। सिट अप एंड थ्रो बॉल, वही फ्लोर पे लेट गए, हाथ में बॉल लिया और उठ के बॉल फेंकते हैं और पार्टनर वापस देता है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो आप बॉल में जो वजन रहता है उसकी वजह से आप ऊपर आ पा रहे हैं, उस मोमेंटम की वजह से आप ऊपर आ पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। सेकंड क्या, जब भी हम ऊपर आते हैं तो राउंड करके नहीं आ सकते, स्पाइन को स्ट्रेट करके उठ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, हिप फ्लेक्सर मसल काम कर रहा है, एब्स का नहीं। एब्स का मसल कभी काम करेगा जब स्पाइन राउंड होके रोल होके ऊपर आएगा। इसलिए आपको ये सीट अप थ्रो बॉल भी नहीं करना है। स्ट्रेट लेग बारबेल सीट अप आपने देखा कि फ्लोर पे लेट जाएंगे, पैर सीधा रखेंगे और फिर बारबेल यहाँ लेके उठ के और ओवरहेड करेंगे। पहले लेट जाएंगे फिर उठ के ओवरहेड करेंगे। उसमें क्या हो रहा है, एक तो ओवरहेड वेट जा रहा है और स्पाइन स्ट्रेट करके ऊपर आ रहे हैं और उस बारबेल की वजह से हम ऊपर उठ पा रहे हैं, तो वो हेल्प भी मिल रहा है और स्पाइन का जो अपना हिप का जो फ्लेक्सर मसल्स है वो काम कर रहा है, एब्स नहीं। इसीलिए आपको स्ट्रेट लेग भी नहीं करना। तो इतनी सारी बकवास एक्सरसाइज में आपका सोचे कितना टाइम जाता होगा, कितनी एनर्जी जाती है। ये सबको हटा के अगर आपने एक अच्छा 3-4 सेट दबा के मारा, चाहे वो डिक्लाइन पे मारा चाहे हैंगिंग पे मारा, तो आपका 2-4 दिन तक शोरनेस नहीं जाएगा कोर मसल से। जो एब्स का मसल है वो इतना पेन करेगा, आप हंस नहीं पाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना कि इतना कचरा पट्टी एक्सरसाइज में से कौन सा एक्सरसाइज अच्छा है जो आपको पिक करना है। इस तरह से आप एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड क्रंच और रिवर्स क्रंच, ये जो ऊपर वाला मसल है एब्स का, ये तो उसके लिए हो गया है। अभी हम चलते हैं आगे वाले। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि पहला एक्सरसाइज एब्स में कौन सा होगा, फॉरवर्ड क्रंचेज। ओके, फॉरवर्ड क्रंच करेंगे, वो भी कैसे करेंगे, डिक्लाइन में इंक्रीज करते जाएंगे या फिर हैंगिंग सबसे बेस्ट है। ओके, हैंगिंग क्रंचेज ये करना है। कितना सेट मारना है, आप इसका कम से कम 5 सेट पकड़ के चलिए। ओके, 5 सेट इसका होना चाहिए। तो ये हो गया आपका
फॉरवर्ड क्रंच, ठीक है। अब इसमें आपको रिवर्स क्रंच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेग रिजीज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हिप फ्लेक्सर काम करता है। फिर भी आपको अगर स्ट्रेट लेना है तो ये भी डिक्लाइन बेंच पे लेंगे, लेकिन पोजीशन एकदम उल्टा हो जाएगा। पहले जब हम डिक्लाइन करते तो पैर ऊपर थे इंक्लाइन पोजीशन में और हम नीचे से ऊपर उठ रहे थे। अभी अगर आपको लेग्स का करना है तो लेग्स नीचे रहेगा और ऊपर से होल्ड करेंगे, फिर पैर को ऊपर उठाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते अपन लेग को ये लिफ्ट करेंगे। और जब ये डिक्लाइन बेंच पे अगर आप पूरा कर पाए हैं, पूरा मतलब इतना करके यहाँ आपका सर है, आपने ऊपर पकड़ के रखा, नीचे लेग्स है, पूरा यहाँ तक उठा पा रहे 90 डिग्री करने के बाद तब भी आपको हैंगिंग लेग रेजेज करना। हैंगिंग लेग रेजेज में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसा पकड़ के पैर नीचे से सीधा यहाँ तक लेके आते 90 डिग्री, फिर नीचे, फिर यहाँ। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें आपका हिप फ्लेक्सर काम कर रहा है, ओके। इसमें एक्चुअल में एब्स काम नहीं कर रहा। एब्स के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले लेग्स में जो आपका नीचे लटका हुआ पैर है उसको लाके यहाँ रोकना है, 90 डिग्री पे रोकना हिप में। फिर यहाँ से अगर आप ऐसे उठा पा रहे हैं लटके हुए, तब जाके आपका वो प्रॉपर एब्स पे आएगा। तो ये आप ध्यान रखना। तो अगर आपको ये वाला भी करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी एक्सरसाइज लिख देता हूँ, रिवर्स क्रंचेज, ओके। रिवर्स क्रंच करेंगे तो इसका आप 3 सेट ले लीजिए, तो टोटल 8 सेट हो जाएगा आपका। रेक्टस एब्डोमिनल मसल का 8 सेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम क्या क्या करेंगे, डिक्लाइन और हैंगिंग, ओके। तो ये कभी करना जब आप यहां से अगर इजी क्रॉस कर लिया तो अपग्रेड के लिए हैंगिंग करेंगे। तो 2 एक्सरसाइज तो हो गया अपना क्रंचेज का। अब आते हैं हम टोर्सो साइड फ्लेक्शन पे, ओके। टोर्सो साइड फ्लेक्शन मतलब ये वाला साइड का जो बोलते हैं हम। तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है, ज़्यादातर लोग खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ में वेट लेते हैं और फिर इधर उधर। अब इससे क्या हो रहा है, इससे वेट का काउंटर पार्ट हो रहा है। तो उनका अगर 10-10 किलो भी लिया है तो वो वेट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं समझो ये मैं जिस तरफ भी झुक रहा हूँ, समझो मैं इधर झुक रहा हूँ तो मेरा इधर साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तभी मैं इधर झुक रहा हूँ, राइट। तो नॉर्मल मेरे पास वेट नहीं और मैं झुक रहा हूं तो ये एकदम बेसिक है मेरे मसल के लिए, चैलेंज नहीं है एडवांस लेवल, क्योंकि इतना तो मैं अपने डेली लाइफ में मूवमेंट करता हूं। तो इसको ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस साइड में कुछ वेट लेना पड़ेगा, तभी जाके इसको चैलेंज मिलेगा। समझो मेरा बॉडी इधर झुकना चाह रहा, ये मसल इधर खींच रहा, लेकिन इधर वेट लिया तो खींच नहीं पा रहा हूँ, ऐसा इसको रेजिस्टेंस मिलता है। और ये हाथ की बजाय अगर इस डायरेक्शन से आएगा तो और अच्छा इफेक्टिव है। आप ऐसा पकड़ के वेट इधर से आ रहा, फिर टोर्सो को अगर आप इधर ले जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर इसका मैकेनिज्म प्रॉपर लाइनिंग मैच कर रहा है। देखो ग्रेविटी का लाइन और मोमेंट का लाइन मैच कर रहा है। इसलिए आपने देखा रहेगा हम केबल पे साइड करते हैं, केबल की पुली को नीचे करके फिर अगर हम ये वाला करते हैं तो क्या हो रहा है, हम 10 से 15 प्लेट ले सकते हैं। लेकिन उसी को पुली को ऊपर उठाइए और यहाँ तक कि शोल्डर की लाइन में रखिए, थोड़ा सा हेड की लाइन में रखिए, नेक तक, और फिर ऐसा पकड़ के जब आप ऐसा करते हैं तो दो प्लेट भी हार्डली जाएगा, मुश्किल से 2 प्लेट जाएगा। और इसका 10 गुना आप नीचे कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा, मसल तो सेम काम कर रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म गड़बड़ है। तो नीचे हमको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम दबा के रैक पे पिन डाल के और ऐसा करते जा रहे हैं। लेकिन उसी पुली को अगर ऊपर करके ये वाला किया तो 2-3 प्लेट भी मुश्किल से जाएगा। तो मैकेनिज्म आपको प्रॉपर चेक करना है कि प्रॉपर एंगल कौन सा है। तो जो साइड वाला फ्लेक्शन ये वाला करेंगे साइड का, इसमें अलग अलग वेरिएशन आप देखेंगे। तो केबल पे कैसा करना है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, इसको नीचे पुली रख के भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पुली को यहाँ तक हेड की लाइन में पैरेलल रखिए, फिर ऐसा खींचिए, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द केबल हो गया। फिर एक लाइन ऑन द बेंच के ऊपर साइडवेज लेट जाएंगे, अपर बॉडी को नीचे की तरफ रखेंगे बेंच पर नहीं, और लोअर बॉडी को बेंच पर रखेंगे, साइडवेज लेट जाएंगे और अपना जो पार्टनर रहेगा उसको पैर पे बिठाएंगे। फिर उसके बाद में हम ये वाला करेंगे, मतलब पैरेलल से ऊपर आना है। ये आप बेंच पे लेटे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका पैर है, ये बेंच है, यहाँ से आगे बेंच नहीं है, आपका टोर्सो आगे हवा में है। अब यहाँ से आपको ऐसे उठाना है बॉडी को, नीचे पूरा गिरना नहीं है, ये स्ट्रेट रखना, बॉडी 180 डिग्री से ऊपर जाएगा, तभी ये मसल ऊपर का काम कर रहा है, ऑब्लिक, ओके। तो पार्टनर इधर बैठा है, ये आपका लेग्स है, ये अपर बॉडी है, और इसको आप ऐसे उठा रहे हैं, ओके। तो ये आपका हो गया एब्स बेंच के ऊपर, लाइंग बेंच के ऊपर। तो ये भी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप 10 रिपीटेशन ईजी मार रहे हैं तो हाथ में ऐसा प्लेट ले लीजिए, होल्ड करिए प्लेट को, फिर आप ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में हो जाएगा। तो एक बेंच, लाइंग ऑन बेंच वाला भी कर सकते हैं, केबल वाला,
ये भी कर सकते हैं। ओके, और डंबल के साथ में जो मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला करते हैं। अगर डंबल से या प्लेट से या केटल बेल से करना चाह रहे हैं आप, तो दोनों हाथ में कभी भी वेट नहीं लेना, एक हाथ में वेट लेना। कौन से हाथ में लेना? जिस हाथ में वेट है उसके ऑपोजिट में आपको फ्लेक्शन करना है। ओके, अगर मेरे हाथ में इसमें राइट में वेट है तो मेरे को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना, और पूरा ऐसा नहीं करना, ये मैं खड़ा हूं ऐसे, यहां से ये करना, क्योंकि ये अपना न्यूट्रल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब यहां से मेरे को ऐसा फ्लेक्शन करना, और इस हाथ में वेट, दोनों हाथ में एक साथ वेट नहीं लेंगे, नहीं तो वो वेट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जीरो वेट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही डंबल से इतना इफेक्टिव नहीं है, प्लेट से इफेक्टिव नहीं है, केटल बेल इफेक्टिव नहीं है। ओके, रेजिस्टेंस बैंड कभी है लास्ट ऑप्शन है, जब आपके पास ये मशीनरी या जिम अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाला बैंड से कर सकते हैं। बैंड को उधर अटका के खींची में भी इस लाइन में पैरेलल नेक के बराबर जैसा केबल रहता है, और ये वाला मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बैक एक्सटेंशन मशीन, साइड फ्लेक्शन। ये भी आपने देखा रहेगा, बैक एक्सटेंशन मशीन जो होता है जिम में, उसमें हम साइड से लेट के ये वाला करते हैं। सामने बैक एक्सटेंशन होता है और साइड में हम साइड करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल ऐसा है, 45 डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल पर अगर आपका बॉडी रहेगा तो यहाँ से जाके यहाँ आ रहे हैं, मतलब ये सर्कुलर मूवमेंट हो रहा, तो आपको उतना लोड नहीं आ रहा। इसलिए आप देखिए बेंच के ऊपर लेट के जब ऊपर उठते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो बैक एक्सटेंशन वाली मशीन पे यहाँ से यहाँ आते तो कुछ लगता ही नहीं है। मैं यहाँ से सिर्फ इतना आ रहा हूँ तो मेरे को हेवी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी मूव नहीं हो रहा। लेकिन बेंच पे अगर आप लेटते हैं तो डेफिनेटली आपको लोड आएगा। इसलिए हमेशा जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इनमें से ये भी नहीं करना है। ओके, अब आपको कौन सा करना है? सबसे बेस्ट है ये बेंच के ऊपर, ये पहला प्रायोरिटी। सेकंड है ये केबल के ऊपर। ओके, तो टोर्सो में क्या लेना है आपको? चलिए इधर मेंशन कर देता हूं मैं, टोर्सो फ्लेक्शन साइड वाला, थर्ड टोर्सो साइड फ्लेक्शन। इसका कितना है? 4 सेट मारना है। ओके, टोर्सो साइड फ्लेक्शन, समझ गए आप? ये वाला। ओके, तो ये ओब्लिक को टारगेट करेगा। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल 2 ओब्लिक हैं, तो इसमें ये दोनों करेंगे, ये साइड वाला और एक रोटेशन वाला, ये दोनों मिलके कंबाइन में काम करते हैं। इसलिए साइड वाले के लिए तो ये हो गया टोर्सो फ्लेक्शन। ओके, अभी इसके बाद हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, वो है टोर्सो रोटेशन। ओके, इसका सबसे ताजा उदाहरण होता है जिम के अंदर एक रोटेटर मशीन आता है, ऐसा रोटेशन वाला मशीन आता है। सबसे बेस्ट मशीन है इस एक्सरसाइज के लिए, सबसे बेस्ट मशीन है, लेकिन सभी जिम में वो अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा मशीन रहेगा इसमें वेट लगाते हैं, ऊपर से होल्ड करते हैं चेस्ट के साथ में ऐसा पैड को, और नीचे घुटना टिकाते हैं, और नीचे वाला ऐसा रोल होता है, पैड जो रहता है नीचे का ऐसा रोल होता है, तो हम ऐसा होल्ड करके बॉडी को ऐसा घुमाते हैं। ओके, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसका मैकेनिज्म एकदम परफेक्ट है। तो किसी भी जिम में रोटेटर वाला मशीन रहेगा तो सबसे बेस्ट, आप सबसे पहले वो मशीन ढूंढिए। ओके, अगर वो नहीं मिलता है तो सेकंड ऑप्शन है केबल के ऊपर। केबल पे कैसे करेंगे? केबल पे ये वाला मूवमेंट जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसा केबल पकड़ के, तो इसमें क्या थोड़ा चीटिंग होता है, ये केबल का डेविएशन हो रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है? बेंच के ऊपर बैठ जाना है, केबल के पास में बेंच लगा के ऐसा, और स्विस बॉल को पकड़ना, जो बड़ा बॉल रहता है, गोल बॉल रहता है जिम में, उस बॉल को पकड़ के केबल को बॉल की तरफ रैप करके फिर केबल को पकड़ना है ऐसा बॉल पे लपेट के, फिर आप घुमाएंगे तो वो मैकेनिज्म वैसा ही काम करे जैसा मशीन पे, क्योंकि मशीन पे वो जो पुली रहता है उसकी वजह से कंटिन्यूस टेंशन मिलता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट केबल पकड़े हैं, जो ज़्यादातर लोग ये वाला करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो ये लोअर बॉडी भी साथ में घूम रहा, तो एक तरह से चीटिंग हो गया। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कमर घुमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा बॉडी घूम रहा है, एंकल जॉइंट पे लोड आ रहा। ओके, दूसरा क्या? केबल का डेविएशन हो रहा। केबल का डेविएशन मतलब क्या होता है? जब मैं यहां से यहां तक ले जा रहा हूं तो केबल का लंबाई बढ़ रहा। केबल का लंबाई बढ़ रहा मतलब उधर वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा, लेकिन यहां से जब मैं आगे ले जाता हूं तो अब यहां से यहां ऐसे जाएगा केबल। ठीक है, यहां से ऐसे जाएगा। जब केबल यहां से यहां शिफ्ट हुआ है तो केबल का लंबाई नहीं बढ़ा, सिर्फ जगह चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, मूवमेंट वो लोकोमोशन हुआ उसका सिर्फ। तो इससे क्या हो रहा? अब इस रेंज से इस रेंज में केबल का लंबाई नहीं बढ़ा। लंबाई नहीं बढ़ा तो क्या हुआ? वेट ऊपर नीचे नहीं हुआ। वेट ऊपर नीचे नहीं हुआ तो मसल पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ उस रेंज में। तो यहाँ से यहाँ तक की ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। किसमें? ये बिना बॉल वाला मूवमेंट में। तो आपको क्या करना है? बॉल पकड़ के बॉल के चारों तरफ रैप करके केबल को फिर घुमाना। तो इससे क्या होगा? जब भी बॉल यहाँ से यहाँ घूम तो वो केबल जो है बॉल को रोप ऐसा लैप करके आएगा, तो उससे वो जो केबल का लंबाई बढ़ता जाएगा।
एक बेसिक मैकेनिज्म है फिजिक्स का। तो आपको क्या करना है, अगर आप बेंच पे बैठ के बॉल के साथ में कर रहे हैं तो अच्छा है, और अगर ये मशीन है तो सबसे बेस्ट है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन मेन बच्चे हैं, ठीक है। ट्विस्टिंग क्रंचेज भी होता है लेकिन एक बकवास है, क्योंकि ज़्यादातर गलती क्या होता है इसमें, जब ट्विस्टिंग क्रंचेज करते हैं बेंच पे, सॉरी नीचे फ्लोर पे लेट के, तो जब हम घूमते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर आने के बाद में ट्विस्ट करते हैं। जब आपका बॉडी ऊपर आके ट्विस्ट करता है तो ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई भी लोड नहीं आ रहा है। आपको स्टार्टिंग से फ्लोर से जब भी आप उठते हैं तब भी आपको डायरेक्ट ट्विस्ट करके ही उठना है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, एकदम बेसिक है, तो आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ट्विस्टिंग क्रंचेज हो गया। केबल मैंने बताया आपको बॉल के साथ में प्लस बॉल करके, ठीक है। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे भी कर सकते हैं, सब लेट के बेंच पकड़ के पैर को 90 डिग्री उठाएंगे, फिर ऐसा लेफ्ट राइट डालते हैं, लेकिन ये बेसिक है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा इसमें, तो ये भी आपको नहीं करना क्योंकि आप एडवांस लेवल का वर्कआउट करें। तो इस तरह से सबसे बेस्ट क्या है, रोटेटर टोर्सो रोटेशन। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टोर्सो रोटेशन। ओके, टोर्सो रोटेशन वाला एक्सरसाइज। तो चौथा अपना वर्कआउट जो हो गया है टोर्सो रोटेटर। रोटेटर मशीन है। ओके, टोर्सो रोटेटर मशीन। इसका कितना, 5 सेट करेंगे क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है, 5 सेट कम से कम होना चाहिए इसका। ओके, अगर ये नहीं है तो फिर केबल पे, ठीक है। तो केबल टोर्सो रोटेशन ऑन केबल विथ बॉल, सेम 5 सेट। ओके, तो अपना हो गया चौथा एक्सरसाइज, ये वाला रोटेशन वाला हो गया। अब क्या बचा है, एक और एक्सरसाइज बचा है अपना प्लैंक। ओके, तो प्लैंक में क्या है, साइड प्लैंक और फ्रंट प्लैंक मिला के एक सेट होता है। बहुत सारे लोग इसको भी वेरिएशन समझते हैं। जब आप फ्रंट प्लैंक कर रहे हैं तब भी आपका जो अंदर का बेल्ट वाला, जो नेचुरल बेल्ट वाला मसल है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वो पूरा इतना बड़ा है कि कमर में इधर से लेके पूरा घूम के इधर कनेक्टेड है। तो इतने बड़े को हम एक बार में ट्रेन नहीं कर सकते एक डायरेक्शन से, इसलिए हम उसको फेज में करते हैं, अलग अलग फेजेज में। तो पहले आप इस साइड से करके, सामने से करके, साइड से भी कर सकते हैं, या फिर पहले फ्रंट वाला करके फिर दोनों साइड भी कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे। तो तीनों जब करेंगे, पूरा कवर करेंगे, तब जाके एक सेट होगा। ओके, इसलिए आपको हमेशा फ्रंट के साथ में साइड प्लैंक भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें एक बेसिक होता है फ्लोर पे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया सब बैलेंस। ओके, सॉरी, ये बैलेंस वाला, इसको काट दिया आप। ये बैलेंस वाला मतलब आप ये जब प्लैंक पोजीशन लेते हैं तो एक हाथ को हवा में रखेंगे और एक क्रॉस लेग को हवा में रखेंगे, बैलेंस करने के लिए थोड़ा वो मुश्किल होता है। तो ये इसका एडवांस है। जब आप ये वाला सस्पेंस वाला करते हैं ना, ये सस्पेंस है एक्चुअली, सस्पेंस मतलब ऐसा बैलेंस करके। तो ये हो गया। फिर वेट के साथ में प्लैंक में आपके ऊपर पीछे की तरफ वेट रखते हैं। प्लैंक कैसे करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो आप जाके उसमें देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि प्लैंक का एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कैसा फॉर्म टेक्निक रहेगा, कैसा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। ओके, वेटेड हो गया। फिर है स्विस बॉल। स्विस बॉल के ऊपर भी करते हैं, या तो एल्बो रखेंगे और पीछे बेंच के ऊपर पैर रखेंगे, या बेंच के ऊपर हाथ रखेंगे और पैरों को बॉल पर रखेंगे, पैरेलल रहेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो वेट वाला है, ठीक है। तो आप वेट के साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं प्लैंक का टीका देता हूँ। ओके, तो अपना एक एक्सरसाइज जो 5वां है वो कौन सा हो जाएगा, प्लैंक। प्लैंक। ओके, इसमें कौन सा, फ्रंट प्लस साइड। कितना सेट है, 3 सेट है, और कितना है, 60 सेकंड। ऊपर मैंने मेंशन भी कर रखा, 60 सेकंड होएगा प्लैंक। ओके, और बाकी में 10 से 15 रिपीटेशन मारना है। अब देखिए, इस तरह से हम एब्स का ट्रेनिंग करेंगे तो आपका पूरा 1 घंटा जाएगा और 1 घंटे में दबा के कोर ट्रेनिंग हो जाएगा। ओके, और ये सीक्वेंस भी ऐसा किया कि कोर ट्रेनिंग लेग से पहले नहीं करना, लेग से निकल गया अभी टेंशन नहीं तो कोर ट्रेनिंग करने के बाद में कोर मसल में बहुत शॉर्टनेस रहता तो हम लेग्स का वर्कआउट नहीं कर सकते, वहाँ फाउंडेज में कॉम्प्रोमाइज होएगा। इसलिए हमने लेग्स को पहले डाला है, लेग्स करके फिर कार्डियो करके बैक करके फिर एब्स करेंगे, आगे चेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट का और इसका कनेक्शन नहीं है।
इस तरह से हम कोर ट्रेनिंग करते हैं एडवांस लेवल पे। ओके, तो अभी आपको पूरा समझ में आ गया कि कोर ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, सेपरेट क्लासेस का क्यों होना चाहिए, इतना इंटेंसिटी के साथ कैसे करते हैं, इतने सारे एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इसका चार्ट बनाते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। टोटल आपका जितना भी कोर मसल का मसल्स है सबका सेपरेट ट्रेनिंग है। ओके गाइस, तो ये अपना हो गया है एब्स का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम उसमें हम ये बनाएंगे CST का, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स का एक प्रॉपर चैप्टर बनाएंगे कि आप अगर एडवांस लेवल पे पुशिंग वाला एक्सरसाइज करें तो उसका पूरा चार्ट कैसे बनेगा चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का। ओके, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप को साथ में क्यों करना चाहिए, सेपरेट क्यों नहीं, उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।